हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा जो बोहर का परमाणु मॉडल है या हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए जो बोहर का सिद्धांत है उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। तो कल हम लोग कुछ 4 न्यूमेरिकल किए थे ना, तो चलो आज हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन 5। बोर मॉडल का उपयोग करते हुए किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2 तथा 3 स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की चाल परिकलित कीजिए। अब देखो हम आपको बताएं कि आप Vn का डायरेक्ट फार्मूला याद रखो 2.16 गुणे 10⁻6 मीटर Z/n, और ये क्या मीटर प्रति सेकेंड आता है। किसी परमाणु के लिए बात करें, किसी भी कोष के लिए बात करें, आप डायरेक्ट आराम से यहां से कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो बस आपको किसके लिए बात करना, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए तो जेड का वैल्यू, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर कितना 1। तो जो ये फार्मूला है Vn बराबर कितना हो जाएगा 2.16 इंटू 10⁻6। जेड का वैल्यू 1 रखोगे, 1 का गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केवल बट्टे n बचेगा। अरे ये तो 1 हो जाएगा, फिर बटे n ही तो बचेगा ना, इतना मीटर प्रति सेकंड। तो हमको क्या पूछा है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 स्तर के लिए। तो जब n का वैल्यू आप 1 रखोगे तो n बराबर 1 के लिए Vn बराबर कितना आ जाएगा 2.16 गुणे 10⁻6, और n का वैल्यू कितना रखना है 1, और 1 का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 2.16 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। जब n बराबर 2 रखोगे, n बराबर 2 के लिए Vn बराबर 2.16 इंटू 10⁻6/2। जब 2 से बैलेंस करोगे 2 1 के 2, इधर सुनो 2 1 के 2, और यहाँ पर 1 भाग ही नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओ, यहाँ पर 6 है ना, 16, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। और जब n बराबर आप 3 रखोगे तो n बराबर 3 के लिए कितना हो जाएगा Vn बराबर, हम इसको ऐसे लिख दे क्या V1 V2 और V3। तो 2.16 गुणे 10⁻6 बटे 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कितना 2 से 16 बटे 300। अरे दशमलव ऊपर से 2 अंक हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ 300। तो जब 2 से 16 में 300 का भाग दोगे तो दशमलव बढ़ाओ 0 ना, और 3 सते 21, तो 2100 हो जाएगा। कितना बचा 60, दशमलव 0, 3 दूनी 6, तो यानी कितना आ जाएगा 0.72। अरे दशमलव पहले कुछ नहीं तो 0 लगा देना, 0.72 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो क्रमशः पहले कोर्स, दूसरे कोर्स तथा तीसरे कोर्स में क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसके आगे। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या इतना। आपको ये पता भी होना चाहिए हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। और मतलब इसके अलावा जो अन्य कक्षा होती है उसकी त्रिज्या निकालने का फार्मूला पता होगा क्या, हम इसको Rn बोल देना। Rn बराबर कितना -0.53 जेड n स्क्वायर अपान जेड। ये किसी भी कोष के लिए, किसी भी परमाणु के लिए। फिलहाल यहाँ पर हाइड्रोजन का बात किया है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना रखोगे 1, तो Rn बराबर कितना आ जाएगा 0.53 n स्क्वायर, और जेड का वैल्यू 1 रखोगे, 1 का भाग दोगे, तो जब n का वैल्यू 1 रखोगे तो इतना ही मिलेगा, वो तो आपको दिया ही दिया। हमको दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा बोर कक्षा के लिए निकालना है। यानी जब n बराबर आप 2 रखोगे तो दूसरी बोर कक्षा मिलेगा, n बराबर आप 3 रखोगे तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या मिलेगी, और n बराबर आप 4 रखोगे चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या मिलेगी। तो बस आपको वैल्यू रखना। तो जब n बराबर 2 रखोगे तो आपको R2 मिल जाएगा, यहाँ से आपको R3 मिल जाएगा, यहाँ से आपको R4 मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.53 n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 0.53 इंटू n का स्क्वायर, n का वैल्यू 3 रखोगे 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 0.53 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यानी गुणे 4, और ये कितना हो जाएगा 0.53 गुणे 3 त्रिका 9, और ये कितना हो जाएगा 0.53 गुणे 4 चौक 16। तो गुणा भाग तो कर सकते हो, केवीएमसी करोगे हो जाएगा ना इतना। तो आप ये गुणा भाग कर लेना, जो भी आएगा ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला से आपको मिलता है किस मिलता है, एंगस्ट्रॉम में। तो ठीक है ना, चलो आप ये कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसके आगे। एक कंक्लूजन आप याद रखो, क्या आपने जब एनर्जी निकाला, एनर्जी सेल की ऊर्जा निकाली है, तो वहां पर आपने क्या देखा था, गतिज ऊर्जा। किसी परमाणु के पास किसी भी इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों तरफ गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के पास 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा, एक
स्थितिज ऊर्जा, और दोनों ऊर्जा मिला के जो आती है वो क्या आती है, कुल ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के ए का फार्मूला क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर ना, बोलो। तो हम इसको nवें कक्षा के लिए हम Vn लिख सकते थे, तो के बराबर कितना आता था, हाफ एम, वी का वैल्यू ख्याल होगा ई स्क्वायर अपान 2h एप्सिलॉन नॉट होता है ना, और जेड अपान एन, इसी का तो स्क्वायर किए थे। तो के बराबर कितना आया था, 1/4 एम ई स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ई का पावर 4, और जेड स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करोगे, सॉरी यहाँ पर तो 2 ही रहेगा ना, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, बाकी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। कहने का मतलब के बराबर कितना आया था फाइनली, 1/8 एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर अपान एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यह था। और अगर आपको ख्याल हो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, बस यहां पर -1/4 आया था, और कितना एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर अपान एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ख्याल है ना। और टोटल एनर्जी का फार्मूला कितना आया था, जब आप ये जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल इन्हीं दोनों को जोड़े थे, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना -1/8 आया था, और बाकी वैल्यू तो यही था एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर अपान एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर चलो एक काम करो, आप इस इतने पूरे को क्या मान लो एक्स, इस पूरे को क्या मान लो, तो ये भी एक्स हो जाएगा, और वही तो सेम वैल्यू एक्स भी हो जाएगा। यानी ये कितना हुआ, x/8 हुआ, ये कितना हुआ -x/4 हुआ, और ये कितना हुआ -x/8 हुआ। इन दोनों में कुछ एक रिलेशन आप निकाल सकते हो, क्या क्या ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है, बस अंतर साइन का है। यानी जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, बराबर होती है, बस साइन में क्या होता है, अपोजिट होता है। अब देखो अगर आप इसका आधा करो, यानी -x/4 का आधा, आधा यानी /2, ऊपर 2 नीचे भी 2 इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी ये क्या -x/8 हुआ। यानी इसका आधा करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन चिन्ह तो अलग रहेगा। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपने जब इसका आधा किया स्थितिज ऊर्जा, जब आपने इसका आधा किया तो आपको क्या मिला, गतिज ऊर्जा मिला, लेकिन चिन्ह क्या है, अपोजिट है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी आप ये भी याद रख सकते हो क्या, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो -2 के टाइम्स होगा, -2 के का मतलब गतिज ऊर्जा में 2 का गुणा। और सही बात है, अगर आप इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2 चौकाट ही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1/4 मिलेगा। यानी इसका दुगुना करोगे तो ये मिलेगा, यानी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है। जब आपने इसमें 2 का गुणा किया तब आपने ये मिला ना, देखो 2 चौकाट 1/4 बचेगा, लेकिन बस अंतर क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस। यानी एक रिलेशन तो आपको ये याद रखना है, दूसरा रिलेशन आपको क्या याद रखना है, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह गतिज ऊर्जा की क्या होती है, दोगुनी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, दोगुनी, लेकिन साइन तो अपोजिट होगा ही होगा। देखो ये प्लस साइन में और ये माइनस साइन में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में अगर आप इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 चौकाट पूरे आपको ये मिलेगा। यानी टोटल एनर्जी में आप 2 का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल, लेकिन दोनों का साइन माइनस माइनस है, यानी यही रिलेशन मिलेगा। तो इन तीनों को अगर हम कलेक्टिव फॉर्म में लिखे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा यह किसके बराबर, -2 के बराबर आया। जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपका 2En आएगा। बात समझ में आया। यानी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की दोगुनी होती है और गतिज ऊर्जा की -2 गुनी होती है। बात समझ में आया ना। और इन दोनों में अगर रिलेशन चाहिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन बस साइन का अंतर रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आप ये कहीं से उस जहां लिखोगे वहीं पर आप ये भी नोट कर लेना कि डायरेक्ट ये रिलेशन U जो यानी स्थितिज ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा की -2 गुनी होती है और कुल ऊर्जा की केवल 2 गुनी होती है। और अगर इन दोनों में हमको रिलेशन देखना है तो हम इन दोनों को लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होगी। हाँ यहाँ पर काइनेटिक ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज टोटल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन साइन में दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता। हाँ चाहे माइनस इधर लिखो चाहे माइनस इधर लिखो एक ही बात है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है देखो ये आपका इस फार्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन है। क्या बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी अवस्था में ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा दिया, जब कुछ नहीं बोला यानी कुल ऊर्जा दी, जबको ये नहीं बोला ना कि स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा है। और आपको इवन तो पूछा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पूछा, यानी ये सीधी सी बात है कुल ऊर्जा दिया है। कुल ऊर्जा यानी En बराबर कितना दिया आपको
-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो दिया है। फिर हमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है और साथ में हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो आप देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो निकाल सकते कुल ऊर्जा से, कैसे, चूंकि आपको पता है ना जो काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस En के बराबर होता है। तो यहाँ से सीधा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, माइनस En का वैल्यू आपको सवाल में दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना मिला, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो आप इस फार्मूले से देखो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो U होता है वो किसके बराबर होता है, 2En। अरे इसको रिलेट करो, U बराबर 2En ही होगा ना, क्योंकि आपको En दिया है। तो यहां से आप क्या बता सकते हो, U इक्वल टू 2, En का वैल्यू कितना दिया है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट U बराबर 4 दूनी 8 3 दूनी 6 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप ये कॉपी करो, फिर देखते हैं इसके आगे। ये आपका अगला क्वेश्चन, आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन, देखो उत्तेजित का मतलब क्या है, उत्तेजन अवस्था, आयनन अवस्था, दो अवस्था होती है, ध्यान से इधर सुनना। अभी आप इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कल से, तो वहां पर ये चीज पूरा देखेंगे। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन परमाणु है, ये नाभिक हुआ, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष, फिर ऐसे आपका कोष बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 1 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में रहता है, पहली कक्षा में रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रयास क्या करेगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहना, और सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर क्या है, पहली कोष, यानी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है। लेकिन अगर आप बाहर से इसे ऊर्जा दे दो तब इलेक्ट्रॉन दूसरी कोष में चला जाएगा। तो अब इसको कहते हैं उत्तेजन अवस्था। इसको क्या कहते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन को, जब किसी भी कोष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से ऊर्जा दे दो और वह इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं उत्तेजन की अवस्था, यानी ये प्रथम एक्साइटेड स्टेट है, प्रथम पहली उत्तेजन अवस्था है। जब ये यहां से यहां चली जाएगी तो ये दूसरी, फिर जब यहां से चौथी में जाएगी तो तीसरी। अरे पहला उत्तेजन कब हो, जब पहले से दूसरे में गया, पहले से दूसरे में गया तो पहला उत्तेजन हुआ, और जब पहले से तीसरे में जाएगा तो दूसरा उत्तेजन होगा, और जब पहले से चौथे में जाएगा तो तीसरा उत्तेजन होगा। इसी तरीके से उत्तेजन होता रहेगा। अगर आप इतना ऊर्जा दे दो इस इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन परमाणु छोड़ के बाहर चला जाए, तब इसको कहते हैं आयनन अवस्था। क्या कहते हैं, अरे आप देखते हो ना सोडियम Na और Na+, तो ये एक आयन ही तो है, सोडियम आयन। अरे धनायन ऋणायन दो प्रकार का होता है। इस बात का मतलब क्या है, प्लस कब आया, जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन ही त्याग दिया यानी परमाणु से बाहर चला गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ के बाहर चला जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं आयनन अवस्था। उस अवस्था को क्या कहते हैं, लेकिन सिर्फ एक कोष को छोड़ के दूसरे कोष में जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तेजन अवस्था। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कह रहा कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन पहले कोष से छोड़ के चाहे दूसरे में गया होगा, चाहे तीसरे में गया होगा, चाहे चौथे में गया होगा, चाहे पांचवें में, किसी कोष में गया होगा, तभी तो उत्तेजन हुआ होगा। तो अब हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, लेकिन बोला किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 है। हमको ऊर्जा दे दिया कि नहीं दिया, इस ऊर्जा की सहायता से हम बता सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, चूंकि एनर्जी का फार्मूला क्या आता है, -13.6 Z² और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, 1। तो हम सीधा इसे लिखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि यहाँ पर बात ही किया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनर्जी, NH सेल में एनर्जी कितना का फार्मूला, -13.6/N²। यही होता है ना एनर्जी का फार्मूला। अरे जेड का वैल्यू 1 रखोगे तो कि यही बचेगा। तो अब आपको एनर्जी दिया है, चूंकि En बराबर आपको दिया कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे दिया ना, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी En का फार्मूला क्या होता है, -13.6/N²। यही आपको दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पर ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, N² बराबर ये उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 13.6/3.4, ये बराबर क्या होगा, N²। तो दशमलव बाद एक अंक बैलेंस हो जाएगा। तो बोलो तो कितना बचा, 4 × 16 34, चौके 4 × 16 की 6 से लगाए, 4 × 12 1 13 136 ना। तो यानी ये 4 बराबर क्या आया, N²। तो क्या हम स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी N। तो यहां से आपको क्या मिला, N बराबर, यानी इस समय इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, दूसरी कोष में, यानी पहले कोष में रहता ही है, अब वो यहां पर चला गया, यानी N बराबर 2 में आ गया है।
ये आपको ऊर्जा दिया, इस ऊर्जा की सहायता से आप बता सकते हो ना किस कोष की ऊर्जा है, तो ये दूसरे कोष की ऊर्जा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो उत्तेजन का मतलब क्या है, एक कोष से छोड़ के दूसरे कोष में जाए, तो ये किस कोष में गया, जिस कोष में ऊर्जा इतना है, और ये किस कोष की ऊर्जा है, दूसरे कोष की ऊर्जा है, यानी पहले कोष को छोड़ के कहां बैठा है, वो दूसरे कोष में बोला है। और क्या पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यानी जब इलेक्ट्रॉन अब यहां पहुंचे तो अब इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना। तो आप जब सर्कुलर मोशन पढ़ते तो वहां आपको कोणीय संवेग एल का फार्मूला पता होता है क्या, कोणीय संवेग का फार्मूला पता है, mv/r, अरे यहीं पर आपको बताया गया कोणीय संवेग का फार्मूला क्या था, mv/r। तो या तो आपको पता है कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का दूसरे कोष में वेलोसिटी पता है, क्योंकि आपको दूसरे कोष में संवेग निकालना होगा ना। जब इलेक्ट्रॉन पहले कोष में गति करता तो उसका कोणीय संवेग कुछ आता, अब इलेक्ट्रॉन तो दूसरे कोष में है तो दूसरे कोष में उसका कोणीय संवेग दूसरा का आएगा, तो कोणीय संवेग कैसे निकालोगे, मास तो पता है इलेक्ट्रॉन का, दूसरे कोष में वेलोसिटी पता है और दूसरे कोष की त्रिज्या भी पता है, तो जब आपको v और r सब पता है तो क्या दूसरे कोष के निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, बोर ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग क्या हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी nh/2π। तो क्या n का वैल्यू आपको पता चला 2, h का वैल्यू प्लांक नियतांक जानते हो, पाई की वैल्यू जानते हो, यहां से भी आप उसको उसमें कोणीय संवेग निकाल सकते हो। तो आप दोनों तरीका आपको पता है, तो हमारा यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर भाग नहीं देना पड़ेगा, सीधा गुणा करना पड़ेगा, तो यहीं से निकाल दें, बोलो, या भाग यहाँ पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है 2.16 z/n, जब n का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पर भी। और रेडियस का फार्मूला क्या होता है, nv कोष में ये तो vn, रेडियस का फार्मूला होता है -0.53 n²/z। तो गुणा भाग बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो हम यही फार्मूला लगा दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी यहाँ पर 2 × 3.14 का भाग देना पड़ेगा, तो आपके लिए थोड़ा लेंदी होगा, हम सरलता समझ रहे हैं अपने लिए, तो ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपको कोणीय संवेग L पूछा है, L बराबर क्या होता है mv/r, लेकिन हमको nv कोष में कोणीय संवेग निकालना होगा तो vn और rn लिखना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है 2, अरे आपको vn का फार्मूला पता है ना, चूंकि vn बराबर कितना होता है 2.16 z, हाँ गुणे 10⁻6 z/n, और rn का फार्मूला भी आपको पता है कितना 0.53 गुणे n²/z, और ये किस में आता है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ये किस में आता है एंगस्ट्रॉम में, लेकिन हम सब एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो एक एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलने के लिए 10⁻−10 का गुणा, अरे एंगस्ट्रॉम में ना, एक एंगस्ट्रॉम और मीटर बड़ा वैल्यू होती है, इसके सामने छोटा नंबर आ गया, यानी 10⁻−10, तो एंगस्ट्रॉम हटाओगे 10⁻−10 का गुणा करोगे, ये जो एंगस्ट्रॉम होता था अब किस में आ जाएगा, क्योंकि सब एसआई यूनिट रखना चाहते हैं इसीलिए। तो बस अब बता दो, दिस इंप्लाइज दैट Ln बराबर क्या आ जाएगा, mvn का फार्मूला 2.16 × 10⁻6 z/n इंटू 0.53 n²/z गुणे 10⁻−10। तो चूंकि n का वैल्यू आपको पता है तो हम यहाँ से n बराबर जब 2 रखोगे तो L2 मिलेगा। m मास कितना होता है 9.1 × 10⁻−31 गुणे 2.16 × 10⁻6। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का वैल्यू 1 और n बराबर कितना रखना है 2 गुणे 0.53 गुणे 2 का स्क्वायर, और n का वैल्यू 2 रखोगे ना तो 2 का स्क्वायर बटे z का वैल्यू कितना रखना है 1 × 10⁻−10, इतना गुणा तो आप, हमें लग रहा है इससे सरल तो फिर यही, इसमें बहुत कम ही गुणा भाग, तो आप ये कर लो L2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के 2 0 2 8 16, तो यहाँ पर 9.1 बचा, यहाँ पर 1.08 बचा, यहाँ पर 0.5 3 बचा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बाकी 10 का घात बैलेंस करोगे देखो -10⁻−10 -31 हो जाएगा, यहाँ से -41, लेकिन यहाँ पर प्लस कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा -35, तो यानी 10⁻35, यही L2 बराबर। अब चलो ये गुणा भाग करो थोड़ा, 108 में 91 का गुणा करना है, तो 8 1 के 8 0 1 9 8 72 और 7 9 1 के 9, तो 8 2 7 1 8 9, फिर यहाँ तक गुणा हुआ, फिर आप इसमें 53 का गुणा करो, तो 8 3 24 की 4 हाथ से लगा 2 3 2 6 6 2 8 8 3 24 की 4 हाथ से लगा 2 9 3 27 27 2 29 गुणे 8 5 40 की 4 हाथ से लगा 4 5 2 10 14 की 4 हाथ से लगा 1 8 5 40 40 4 44 की 4 हाथ से लगा 4 9 5 45 45 4
4 ही बचा है ना, तो 45 4 49, तो कितना आ जाएगा 4 8 8 9 4 13 की 3 हासिल लगा 1 9 2 11 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1 और 5, फिर यहाँ तक हुआ। अभी इसमें 4 का भी गुणा करना है, तो कितना 4 चौक 16 की 6 हासिल लगाएगा, 8 चौक 32 1 33 की 3 हासिल लगा 3, 8 चौक 32 32 3 35 की 5 हासिल लगा 3, 4 3 12 3 15 की 5 हासिल लगाएगा, 4 दूनी 8 1 9 और 9 5 चौक 20। तो लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5, यानी कितना आ जाएगा 20.95 5 3 6 गुणे 10 घाते -35, और इसको हम लिखना है तो लगभग L2 बराबर 20.95, इसको 21 लिख सकते हैं लगभग, 95 है ना, लगभग दशमलव के बाद 95 लगभग 1 के बराबर, तो 21 गुणे 10 घाते -35। लेकिन मात्रक यहां से निकाल लो मात्रक ना, m का मात्रक कीजिए, v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और r का मतलब रेडियस की दूरी है मीटर होगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, आप ये भी बोल सकते हो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो आप ये कॉपी करो, फिर देखते हैं इसके आगे। तो आप ये कॉपी कर चुके होंगे, फिर आज बस यहीं तक करते हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन होगा हम लोग थोड़ा टॉपिक अपना पढ़ लेंगे, उसके बाद मिला के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।